तो बेटा आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के जितने भी साइंटिस्ट हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इनके नाम याद करने में और इनका जो है काम याद करने में, सब में खिचड़ी पका देते हो, वो खिचड़ी ना पके। आज उन साइंटिस्ट के काम और नाम और ईयर्स उन्होंने कब किया था काम, ये हम लेके आने वाले हैं। बेटा ये जो है सीरीज है, ये है चाय पे चर्चा सीरीज। इसमें हम 5 मिनट में काफी अच्छे जो टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको हम कवर करते हैं। आज भी हम वही मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के साइंटिस्ट के नाम आज कवर करने वाले हैं। मैंने ऐसे बहुत सारी 5-5 मिनट की वीडियोस बनाई हुई हैं, बाकी भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। साइंटिस्ट का नाम है बेटा फ्रेडरिक ग्रिफिथ। 1928 में इन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ना 2 स्ट्रेन यूज किए थे। कौन कौन से यूज किए थे, एक तो आर स्ट्रेन है और एक कौन सा था, एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन क्या था, डेंजरस था। आर स्ट्रेन गुड था, एस स्ट्रेन गुड नहीं था चूहे के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने डिटेल एक वीडियो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे है। और उसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था बेटा। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसने बताया था कि जो आर स्ट्रेन है वो एस में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो समथिंग वाज देयर, तो इसने ये बताया था। बट उसने क्लियर कट नहीं बताया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल था। बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं कि डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर करवाते हैं किससे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ से। बेटा फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सबसे पहले काम तो किया था, उसने फिनोटाइप चेंज होते हुए देखा आर से एस में। बट ध्यान रखना, उसने डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कभी भी डिस्कवर नहीं किया था। आप गड़बड़ मत करना बेटा। इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे एक और गलती करके आते हैं, इसके निमोनिक्स बनाते हैं। निमोनिक्स साइंटिस्ट के निमोनिक्स, इंसान है, इंसानों के निमोनिक्स नहीं बनते ना। तो इन्होंने जो काम किया था उसके बारे में देखते हैं, पीछे स्टोरी होती है। अब देखते हैं पीछे स्टोरी क्या थी। इनका बहुत ही ट्रेजिक एंड हुआ था इन साइंटिस्ट का, डेथ ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो 1941 में ग्रिफिथ जो है, क्योंकि ब्रिटिश था और ब्रिटिश के ऊपर अटैक कर रहे थे कौन, जो हमारे जर्मन जो है, हमारे तो क्या है, जर्मन जो बॉम्बर थे वो अटैक कर रहे थे ड्यूरिंग द लंदन ब्लिट्स। इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है। लंदन ब्लिट्स में क्या है कि लंदन को 8 महीने तक लगातार बम फेंके गए थे, और किसने फेंके थे, वो जर्मन ने फेंके थे। ही वॉज वर्किंग इन हिज लेबोरेटरी, कौन, ग्रिफिथ, एट द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ with his long-time collaborator William Scott when a German bomb struck the building and killing them both. तो ये ट्रेजिक एंड था। A lost recognition because he died in the 1941. He never saw the 1944 Avery McLeod McCarty experiment. 1944 में मैकार्टी ने, एवरी ने और मैक्लॉयड ने ये प्रूफ कर दिया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। फाइनली प्रूफ तो हर्शी एंड चेज ने किया था, बट उन्होंने प्रूफ कर दिया था कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, बट ये देख नहीं पाया। उन्होंने प्रूफ किया था 3 साइंटिस्ट ने कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में क्या था, डीएनए था। लाइक रोजालिंड फ्रैंकलिन, ही वाज आल्सो इनएलिजिबल फॉर ए नोबेल प्राइज, क्योंकि नोबेल प्राइज जो है, जो पोस्ट ह्यूमसली, मतलब अगर डेथ होने के बाद नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, ये एक नोबेल प्राइज का एक रूल है, इसी वजह से इसको नहीं मिला, नहीं तो मिलना चाहिए था, क्योंकि मैनी बिलीव्स ही वुड हैव बीन ए टॉप कैंडिडेट। तो बेटा ये टॉप कैंडिडेट होते। 1928 में इन्होंने काम किया, 1941 में डेथ होगी इनकी। फिर इसके बाद आते हैं एवरी मैक्लॉयड एंड मैककार्टी। दे प्रूव्ड दैट डीएनए इज ए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग, एनसीईआरटी बोलती है यहाँ पे बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, किसने दिया था, एवरी मैक्लॉयड और मैककार्टी ने दिया था। दे यूज द आरएनएज, प्रोटीन्स एंड डीएनएज एंजाइम। अब ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट जो है सबसे पहले किसने किया था, जो डीएनए को प्रूफ करने के लिए, तो इन 3 साइंटिस्ट ने किया था। डीएनए डिस्ट्रॉयड द ट्रांसफॉर्मेशन कन्फर्मिंग डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। एनसीईआरटी इसको क्लियर कट मेंशन करती है बेटा। अब इसमें भी एक लिगेसी है। डिस्पाइट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिस्कवरी, द ट्रायो मतलब तीनों, नेवर वोन ए नोबेल प्राइज। अब उनको भी बेचारों को नोबेल प्राइज नहीं मिला, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने नोबेल कमेटी के बारे में कुछ सही नहीं बोला था उस टाइम। हर्शे एंड चेज आता है 1952 में। हर्शे यहाँ पे अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज, मार्था चेज वुमेन साइंटिस्ट थी बेटा। दे यूज द ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का नाम उनका ना ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट था। एनसीईआरटी इसको मेंशन नहीं करती है, बट आप ध्यान रखना। यूजिंग द बैक्टीरियोफेज T2, एनसीईआरटी T2 नाम भी नहीं यूज करती, बट आप देख सकते हो। दे यूज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप P32 फॉर डीएनए एंड S35 फॉर द प्रोटीन। ये बेटा PYQ है, इस चीज के बारे में ध्यान रखना, PYQ में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। दे प्रूव दैट डीएनए
एंटर द बैक्टीरिया नॉट प्रोटीन। उन्होंने फाइनली बता दिया, अनइक्विवोकल प्रूफ बोलती है एनसीईआरटी, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। हर्शे एंड चेज ने बताया था ये। अल्फ्रेड हर्शे shared the 1969 Nobel Prize in the Physiology or Medicine, but Martha Chase was not included, which remains a point of historical debate regarding the recognition of female scientists। मतलब फीमेल साइंटिस्ट इतना काम कर रहे थे बट उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, ये एक वहाँ पे उस टाइम पे बड़ा हल्ला हुआ था। सबसे ज्यादा हल्ला तो रोजालिंड फ्रैंकलिन के टाइम पे हुआ था। ही नहीं, शी वॉज आल्सो ए विमेन साइंटिस्ट। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी किया और एक बहुत ही फेमस फोटो 51 जो है एक उसने डीएनए की फोटो ली एक्सरे से। दे प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उन्होंने बताया था कि डीएनए जो है हेलिकल स्ट्रक्चर में आता है। अब यहाँ पे भी एक कंट्रोवर्सी थी, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप जो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। विदाउट द फ्रैंकलिन्स नॉलेज, हर कलीग मॉरिस विल्किन, एनसीईआरटी ने इसके बारे में मेंशन किया है, मॉरिस विल्किन शो द फोटो 51 टू जेम्स वॉटसन। ठीक है, दिस इमेज अलोंग विद द फ्रैंकलिन अनपब्लिश्ड रिपोर्ट डिटेलिंग द डीएनए यूनिट सेल्स सिमेट्री प्रोवाइडेड द क्रिटिकल एविडेंस वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक नीडेड टू बिल्ड देयर करेक्ट 3D मॉडल। तो 3D मॉडल जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया उसमें रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस का काफी रोल था। एनसीईआरटी इसको मेंशन करती है, काफी अच्छी बात है ये। एरविन चारगाफ, इसके बाद एनसीईआरटी ये मेंशन करती है कि एरविन चारगाफ के डेटा को भी वॉटसन एंड क्रिक ने यूज किया था, तो ये बात सही है। चारगाफ रूल क्या था, A is equal to T and G is equal to C इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। उन्होंने बताया था कि एनसीईआरटी ने इसको अलग तरीके से वो किया है, प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडिन, बिल्कुल सही है। बेस कंपोजिशन वेरीज अमंग द स्पीशीज, बेस कंपोजिशन है वो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होती है, ऑब्वियस बात है। फिर इसके बाद वॉटसन एंड क्रिक आता है 1953 में। दे प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए। उन्होंने बताया कि एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है विद कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, और एनसीईआरटी इसके बारे में मेंशन करती है कि बेस पेयरिंग इज द हॉलमार्क ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल, बिल्कुल सही है। मॉरिस विल्किंस के बारे में हमने देख ही लिया कि दे वर्कड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन along with the Morris along with the Rosalind Franklin. This shared the Nobel Prize with Watson and Crick. मॉरिस विल्किंस को नोबेल प्राइज मिला था और रोजालिंड फ्रैंकलिन को नहीं मिला था, ये सैड बात थी, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी इसके ऊपर। अब डीएनए की स्ट्रक्चर तो पता चल गई, बट डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है ये एक मिस्ट्री बन गई, और इसके बारे में फिर मिचेल्सन एंड स्टॉल ने दिया, जिसका जो है 1958 में पब्लिकेशन हुआ। दे प्रूव दैट सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स फॉर डीएनए। यूज द N15 एंड N14 आइसोटोप, और दोनों ही नॉन रेडियोएक्टिव थे। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करके आते हैं, गलती यहाँ पे बच्चे ये करके आते हैं कि N15 को रेडियो एक्टिव बोल देते हैं और N14 को वो नॉर्मल बोल देते हैं। बेटा ये दोनों ही क्या है, ये नॉन रेडियो एक्टिव है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उन्होंने क्या यूज किया था, एक डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एक्सपेरिमेंट भी किया था यूजिंग द सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड इन्होंने यूज किया था, हर्शे एंड चेज ने यूज नहीं किया था, बच्चे उसको मिक्स करके आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, मिचेल्सन एंड स्टॉल ने ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज किया था, स्ट्रेप्टोकोकस को यूज नहीं किया था, ये भी बच्चे गलती करके आते हैं। इसके बाद जैकब एंड मोनार्ड, इन्होंने ओपेरॉन मॉडल बताया था और लैक ओपेरॉन के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि लैक ओपेरॉन इंड्यूसिबल सिस्टम है, यानी कि उसको इंड्यूस करना पड़ता है, अदरवाइज वो ऑफ रहता है, ये बताया था उसने। इसके बाद आते हैं हरगोविंद खुराना, साइंटिस्ट। 1970s में उन्होंने डेटा पब्लिश किया था, बट ध्यान रखना 1960s में ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, बहुत सारी बड़ी टीम थी इनकी। ही हेल्प द डेसिफर द जेनेटिक कोड, यानी कि डेसिफर का मतलब डिकोड करना, जेनेटिक कोड को उन्होंने डिकोड किया था, और उन्होंने आर्टिफिशियल आरएनए सीक्वेंसिंग भी की थी। एनसीईआरटी इसको बोलती है कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर, एनसीईआरटी इसके बारे में ये मेंशन करती है, होमोपॉलीमर। ठीक है, एनसीईआरटी। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। हरगोविंद खुराना वाज एन इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट who was awarded the 1968 Nobel Prize in Physiology or the Medicine for his work in the interpreting the genetic code and function in the protein synthesis along with the Marshall Nirenberg। अब मार्शल नीरेनबर्ग भी देखो काम आ गया। 1961 में उन्होंने बताया था कि भाई जेनेटिक कोड जो है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, यूजिंग द ट्रिपल यू कोड्स फॉर द फिनाइल एलिनिन।
ऑब्वियसली यूजिंग द सेल फ्री सिस्टम। तो यहाँ पे बहुत पीवाईक्यू पूछे जाते हैं कि सेल फ्री सिस्टम किसने यूज किया था? वो मार्शल नीरेनबर्ग ने यूज किया था। तो फिर हरगोविंद खुराना ने क्या यूज किया था? उन्होंने सेल सिस्टम यूज किया था टू डिकोड द जेनेटिक टू डिकोड द जेनेटिक कोड। ठीक है। इसके बाद है साइंस फैक्ट। मार्शल नीरेनबर्ग के बारे में भी एक साइंस फैक्ट ये है, फन फैक्ट ये है। द पॉली यू ब्रेक थ्रू 1961 वर्किंग एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नीरेनबर्ग एंड हेनरिच मेथाई Heinrich Mathai conducted a landmark experiment using a cell-free system which was extracted from the E. coli. They added a synthetic RNA in that system made only of uracil poly-U to test tube containing all 20 amino acid. All 20 amino acid उसने डाल दिए और ट्रिपल यू उन्होंने क्या कर दिया, एक आरएनए डाल दिया। अब बना सिर्फ और सिर्फ एक ही अमीनो एसिड वाला जो है प्रोटीन चेन और उसका नाम था फिनाइल एलिनिन। इससे प्रूफ हो गया कि ट्रिपल यू कोड था फिनाइल एलिनिन की सेल फ्री सिस्टम यूज करके। इसके बाद आते हैं आर्थर कॉरनबर्ग। आर्थर कॉरनबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज बेटा डिस्कवर किया था। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज उन्होंने 1 डिस्कवर किया था और वो भी एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट था जिसको 1959 में नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। एक फन फैक्ट और है, रोजर डी कॉर्नबर्ग द सन ऑफ आर्थर कॉर्नबर्ग, रोजर Korenberg is a professor at the Stanford who won the 2006 Nobel Prize in Chemistry। यानी कि यहाँ पे सन और फादर और सन दोनों को ही नोबेल प्राइज मिला था, एक को फिजियोलॉजी में मिला था और एक को मिला था केमिस्ट्री में। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, देखो कितने इंटरेस्टिंग यहाँ पे साइंटिस्ट उन्होंने कैसा काम किया था। इसके निमोनिक्स नहीं बनाने बता, इनके काम को देखना है, इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। साइंस की वजह से आज हम हैं। ठीक है, और ये मैं हूँ बेटा, मेरे को 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है। मैं पहले पीडब्ल्यू में भी काम करता था, आकाश में भी काम करता था और करियर पॉइंट कोटा में भी मैंने काम किया है। और मैंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, उसमें से एक बुक जो है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको देख सकते हो। और आपको अगर और फ्री नोट्स और क्विजेस चाहिए तो आप इस कोड को स्कैन कर लो यहाँ पे। ठीक है, ये आपके काम आएगा। मिलते हैं ऐसे ही 5 मिनट की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।